सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो लाइव हो जाओ, फटाफट शेयर कर दो जो लोग लाइव हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाल चाल बढ़िया? सब ठीक है? हम ठीक है, तबीयत अब कुछ ठीक है। आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग जहां तक पढ़े थे हमने बात कर लिया था फलन के प्रकार की। शुरू करते हैं क्लास। चलो, तो हम लोगों ने फलन के प्रकार की बात कर ली थी। तो उसमें हमने वन वन पढ़ा था, ऑन टू पढ़ा था, मेनी वन पढ़ा था और इन टू पढ़ा था, और फिर इनका कॉम्बिनेशन। ये चार टाइप देखा था। तो आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन भी लगाए थे, एक आध दो मुझे याद है। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि अगर वन वन हमें प्रूव करना है तो हम x1 और x2 दोनों को बिलोंग करते हैं किसी डोमेन में, और यहां से fx1 निकालते हैं और fx2 निकालते हैं और दोनों को बराबर करते हैं। अगर x1 बराबर x2 आता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा है, वन वन है, यानी कि एकाएकी है। कैसा है? एकाएकी है। ये वन वन की कंडीशन। और अगर ये करने पे हमें, ठीक है, x1 नॉट इक्वल टू x2 आता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा है, मेनी वन है, बहुएकक है या बहुएक है। आई बात समझ में? यही दोनों से हम डिसाइड करते हैं। हाँ, ऑन टू रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ये तो वन वन और मेनी वन के लिए है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, तो ऑन टू के लिए आप करते ये हो, ठीक, कि एक y मानते हो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ आपका, कोडोमेन में। कहाँ बिलोंग कर रहा है? कोडोमेन में। ठीक है, तो y बराबर fx लिखते हो और fx का जो मान दिया रहता है यहाँ पे रखते हो, और x का मान निकालते हो किसके, y के टर्म में। x का मान हम निकालते हैं किसके टर्म में, y के टर्म में। तो जो ये x है ये y का पूर्व प्रतिबिंब होता है। ये क्या होता है? पूर्व प्रतिबिंब होता है। और अगर ये प्रांत में उपस्थित है, प्रत्येक y के लिए एक x जो है कहाँ उपस्थित है, प्रांत में, तो हम कहते हैं कि फलन हमारा क्या है, आच्छादक। फलन हमारा क्या है, ऑन टू है। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहते हैं कि अंतःक्षेपी है। कैसा है? अंतःक्षेपी है। तो चार के लिए हम केवल दो टेस्ट करते हैं, वन वन का और ऑन टू का। अगर वन वन नहीं है तो मेनी वन है, और ऑन टू नहीं है तो इन टू है, यानी कि अंतःक्षेपी। आई बात समझ में? यह होता है। तो यहाँ पे आच्छादक होता है। क्या होता है? आच्छादक होता है। और इन्हीं चारों बातों का ध्यान रखते हुए, ठीक है, हमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना है। तो शुरू किया जाए। अगर इतनी बात क्लियर है तो शुरू किया जाए। बता दो भाई। चलिए भाई, स्वागत है आपका, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, बस बस समझ गए आप नए स्टूडेंट हो। चलो आ जाओ इधर, शुरू करते हैं एक्सरसाइज। चलो देखते हैं क्या है।
1.1, चलो 2 पे चलते, आ गया, बस जस्ट अ मिनट, ये रहा। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 है, इसी की हमें बात करनी है। चलो आ जाओ, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r टू r एकेकी तथा आच्छादक है, जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी कि एक नीचे स्टार लगाया हुआ है, जिसका मतलब क्या है, r में वही मतलब r प्लस कह लो या r स्टार आप इसको बोल लो। r स्टार का मतलब क्या है, इसमें केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं रखी गई हैं। ठीक है, वही डोमेन है, वही इसका कोडोमेन है। ठीक, यदि प्रांत को n से बदल दिया जाए, यानी कि जो वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाए किससे, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्ववत ही रहे, तो क्या परिणाम सत्य होगा। तो पहले तो आधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर ठीक है दूसरे पे आते हैं। जितने लोग यहाँ बकैती कर रहे हो, ठीक है, इलाहाबादी लैंग्वेज में बकैती बोलते हैं उसको, ठीक, उसको बंद कर दो और सुकून से पढ़ो अगर पढ़ा रहा हूं। और नहीं पढ़ना है तो कोई शौक नहीं है मुझे, आप भीड़ ना बढ़ाओ, आराम से जाओ अपना काम करो। क्लियर है, जो पढ़ा रहा हूँ या पढ़ो, ठीक है, नहीं तो बहुत ढेर सारे ऑप्शन है, मैं समझाता हूँ, केवल एक बार, बार बार नहीं समझाता। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये क्वेश्चन है, अब सॉल्व करना है कि fx बराबर 1/x को हमें क्या दिखाना है, एकेकी तथा आच्छादक दिखाना है। चलो तो एक एक करके पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि fx जो है वो बराबर है 1/x के, और f जो दिया हुआ है f फ्रॉम, ठीक है, r प्लस लिख लो यहां से, r प्लस, जहां r प्लस क्या है, तो r प्लस आप कह सकते हो ऋणोत्तर, ऋणोत्तर समझते हो, ठीक है, ऋण के बाद यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्लियर, तो एकेकी के लिए हम कह रहे हैं कि हम क्या करें, तो वही वाला फॉर्मूला, ठीक है, अप्लाई करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आशीष सर, सचिन सर, चलिए ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि x1 x2 एकेकी के लिए, इसके लिए पहले देखते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस मान लेते हैं। ठीक है, और ये कहां है, तो ये प्रांत वाला है, ये कौन सा है, प्रांत वाला है। क्लियर है, तो अगर fx1 बराबर fx2 रख दो वैल्यू, तो 1/x1 बराबर क्या, 1/x2, x1 बराबर क्या मिल गया, x2, यहां से हमें मिला x1 बराबर x2, यानी कि फलन कैसा है, एकेकी है, फलन कैसा है, एकेकी है। इतनी बात क्लियर हुई, एकेकी में कोई समस्या, हाँ बिल्कुल। चलो तो ये क्या हो गया, एकेकी 1-1 हो गया। क्लियर है, अब जब 1-1 हो गया तो ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू के लिए कहा कि y मान लेते हैं कि y बिलोंग कर रहा है कहां, r प्लस, यानी कि ये क्या है, सह प्रांत वाला। ठीक है, तो y बराबर क्या है, fx होगा, y बराबर क्या होगा, fx होगा, क्योंकि एक x यहाँ होता है, ये अगर r प्लस है, ये भी r प्लस है, और यहां से यहां आप कह रहे हो कि फंक्शन है, तो इसी की इमेज fx होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो y बराबर क्या है, fx है, और y बराबर fx है, तो ये 1/x है,
तो यहां से x बराबर क्या आएगा 1/y मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि यहां पर प्रत्येक y के लिए प्रांत में एक x अवश्य उपस्थित है जो कि उसका पूर्व प्रतिबिंब है। क्या है? पूर्व प्रतिबिंब है। और जब पूर्व प्रतिबिंब है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, आच्छादक है। क्लियर है? कोई नहीं छूटेगा, y में कोई भी वैल्यू ले लो, सबकी एक न एक इमेज यहाँ पे आपको प्री इमेज आपको प्राप्त होगी, इसलिए फलन कैसा है, आच्छादक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ ऑन टू है, बिल्कुल है भाई। अच्छी बात है, संबंध और फलन अच्छे से आता है तो कोई बात नहीं, जिनको आता है वो कुछ और पढ़ लें इसकी जगह पे। अब इस क्वेश्चन का आधा पोर्शन और बचा, चलो आ जाओ। ठीक है, कह रहा है कि यदि प्रांत को n से बदल दिया जाए, ठीक है, n से क्या करें, बदल दें, जबकि सह प्रांत पूर्ववत रहे तो क्या परिणाम सत्य होगा, आप चेक करके देखना। चलो, तो n अगर आ गया, इधर n हो गया और इधर क्या रहा, वही रहा जो था, यहां से यहां तक 1/x है। क्या है? 1/x है, fx बराबर हमें दिया हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि x1 x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां, n में। तो यहां से वैल्यू रखोगे तो fx1 बराबर fx2 होगा, सेम यहां रख दोगे तो 1/x1 बराबर 1/x2, तो यहां से कहोगे कि x1 बराबर x2 होगा। ठीक है, तो फंक्शन इस कंडीशन में भी 1 1 है, लेकिन ऑन टू के लिए अगर हम बात करें, सेम प्रोसेस वही वाला, y बराबर fx कर दो तो y बराबर 1/x, तो x बराबर 1/y, ये मिला। ठीक है, तो आप बताओ कि अगर हम 3 लें इधर, तो इसका इधर इमेज जो आएगा वो क्या आएगा, 1/3 का ये इमेज होगा, इसमें रख के देख लो। ठीक है, 1/3 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3, तो 1/3 का इमेज कहाँ मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। लेकिन क्या 1/3 जो है वो बिलोंग कर रहा है n से, तो नहीं कर रहा है, यानी कि प्रत्येक y का, ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब जो है वो अब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं होगा, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। हाँ भैया 21-22 का है। कितने लोगों को बात समझ में आई कि ऑन टू कैसे नहीं होगा। अगर आप इधर 3 लेते हो तो इधर 1/3 होगा। अभी तक ये r था और r में 1/3 आता है, 1/3 जो है वो रियल नंबर है आपका, लेकिन 1/3 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये ऑन टू आच्छादक नहीं होगा। क्लियर है? चलो ठीक, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हो गया भाई। चलो दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एकाकी और आच्छादी गुणों की गणना जांच कीजिए। तो लिख लो, ये आपका होमवर्क है, इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि 1 1 और ऑन टू सब में निकालना है। केवल आपको ध्यान रखना है किसका, डोमेन और कोडोमेन का, यानी कि प्रांत और परिसर का, कि क्या दिया हुआ, आंख बंद करके मत लगाना, क्योंकि ये बदलता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। हाँ हिंदी में ही समझा रहे भैया, हिंदी में ही समझा रहे हैं कि एकाकी और आच्छादक होगा। अब कम से कम इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए आपको कि 1 1 और ऑन टू बोलते हैं, एग्जाम में लिख के आ जाता है। क्लियर? ठीक, चलो तो दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन। पढ़ा है ना? क्या होता है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि
कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ फ्रॉम आर टू आर न तो एकाएकी है और ना आच्छादक है, न तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। तो कितने लोग इसको जानते हैं कि ये क्या होता है? कितने लोगों को महत्तम पूर्णांक फलन पता है? बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो पहले महत्तम पूर्णांक फलन बताएंगे फिर क्वेश्चन बताएंगे ना, नहीं तो ऐसे तो आराम से बता देंगे आपको। पांच बजे से भैया क्लास 5 बजे से होती है मेरी, पता है? चलो अच्छी बात है। और देख लें बाकी लोग क्या है। नो, ठीक है, नो नहीं पता, आई नो उसी से कम होती है। शायद वाला कॉन्सेप्ट ना रखो, ठीक है, एकदम जो रखो क्लियर रखो, हाँ या ना में। आपको एग्जाम देना है, शायद वाला कॉन्सेप्ट मेरे साथ चलेगा ना, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है। चलो आओ, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। तो जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रहा है एफ एक्स बराबर, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये एक्स से छोटा होता है या इसके बराबर, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता। कहने का मतलब अगर आप 1.3 ले रहे हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। तो अगर ये x है तो 1 बताओ x से छोटा है कि बड़ा है? ठीक है, 1 लोगे तो 1 होगा, 0.5 लोगे तो 0 होगा, ठीक है। यानी कि जो संख्या दी गई है उससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है? क्लियर? उससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है? तो 1.3 लिया तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या है? 1 है, 1 और 1 बराबर है, ठीक है। 0.5 लिया तो आधा, ये 0 और 1 के बीच में है तो इससे छोटा, इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां पे क्या आया? 0 आया। -1.5 लेते तो क्या होता? -2। माइनस के केस में उल्टा चलता है, देखो, ठीक है। तो अगर आप नंबर लाइन बना के समझ लो इसको, 0 -1 -2, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई क्या? -1.5। और मैंने कहा ये चीज दिमाग में रखो आप, ये जो है दी गई संख्या से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इससे छोटा पूर्णांक कौन सा? तो -2। नेगेटिव में चलोगे तो आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव में चलोगे तो पीछे आओगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही होता है, इसका ग्राफ आपकी बुक में है, आप देख सकते हो। क्लियर? चलो, तो अगर इसकी बात हम कर रहे हैं तो मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं। देखो, कह रहा है कि f जो है r से r, ये है दोनों तरफ रियल नंबर। तो अगर ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, समझ लो बात, यहां से यहां तक f है, ये दिया हुआ है। f डिफाइन कैसे है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां पे आपको -2.3 भी मिलेगा, -1.6 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, 1.2 भी आएगा, ठीक है, 2.5 भी आएगा, ढेर सारे नंबर आएंगे। सेम ऐसे यहां पे आएंगे, ठीक है। -2.3 वही ले रहा हूं मैं, आपको केवल समझा रहा हूं, बस समझो इस तरह से। तो अगर मैं कहूं इसका -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप कहोगे कि -3 होगा। चलो, तो ये जुड़ गया किससे? -3 से। बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर अगर मैं कहता हूं कि 1.6 ले लो, तो आप कहोगे कि -2 आएगा, ठीक है। अब एक बात मेरी समझो कि अगर मैं 1.6 लूं, 1.7, 1.8, 1.5 कुछ भी लूं, तो ये सब किससे जुड़ेगा? 1 से। तो ये कहां पे है? प्रांत में। ये कहां पे है? प्रांत में। ये कहां है? सह प्रांत में। और 1 के लिए क्या होता है? 1 से जुड़ता है। यहां पे इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे ऐसे जिसकी जो इमेज होगी वो 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, अभी तो मैंने केवल इतने ही लिए, तो बताओ 1 होगा? ठीक। तो जिनको पेड कोर्स करना है वो टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, टीओसी लर्निंग ऐप, और उस पर जाके परचेज करके आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा
कि आप खुद देखो और बताओ कि क्या ये 1 1 होगा। ये मेनी वन है, वेरी गुड, मेनी वन समझ में आ गया। अब बताओ एक चीज, ठीक है, मेनी वन है, ठीक है, 1 1 नहीं है, ये क्लियर हो गया। इधर और भी नंबर होंगे, 1.9 लोगे तो भी 1 पे आएगा, 1.99 लोगे तो भी 1 पे आएगा, 1.7777 करते जाओ तो भी क्या आना है, 1 आना है, इनफाइनाइट हो। ठीक, तो लिखने के लिए अगर आप आ जाओ कि कैसे लिखे, तो आप वही वाला प्रोसेस, आपको कुछ सोचना नहीं है। अगर fx बराबर ऐसे लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा है, तो x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, fx1 बराबर fx2, ठीक है, यहां से क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2, जो फंक्शन की डिफिनेशन दी हुई है, और यहां से आप लिखोगे इंप्लाइज दैट x1 नॉट इक्वल टू x2। आपको सोचना ही नहीं है कि वो समझ में आएगा कि नहीं, कैसे बराबर नहीं है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो उसको पता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप लिख करके कहोगे कि 1 1 नहीं है, एकाएकी नहीं है, क्लियर। अब चलो आच्छादक की बारी, उस पे आ जाते हैं। तो आच्छादक में क्या होगा, तो आच्छादक में आप कह सकते हो, देखो इधर जो मिलेगा पूर्णांक के अलावा और कुछ मिल सकता है, आप फंक्शन के अकॉर्डिंग देखो, पूर्णांक के अलावा और कुछ मिलेगा भाई, क्या मिल सकता है, इसका -3 मिलेगा, इसका -2 मिलेगा, ठीक है, इसका और क्या मिलेगा, 1 का -1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 1.2 का 1 होगा, ठीक है। पूर्णांक के अलावा कोई इमेज आएगी इधर, नहीं आएगी। तो जो ये बचे रह गए, ये वाले ये वाले ये वाले, ये कहीं नहीं जुड़ेंगे, इनका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, ठीक है, और जब इनका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। कारण समझ में नहीं आया, इतना बढ़िया कारण बताया, देखो 1.5 ले रहे हो तो भी 1 मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, x है, x1 है, ये क्या है, fx1, ठीक। 1.6 ले रहे हो, x2 मान रहे हो, तो ये क्या है, 1 है, ये क्या है, fx2 है, ये दोनों बराबर हैं, fx1 बराबर fx2, लेकिन क्या x1 और x2 बराबर है, तो x1 और x2 बराबर नहीं है, दिख रहा है। चलो क्लियर। तो जब ये बात है, जब इतनी बात क्लियर है, तो जो जितने भी इधर पूर्णांक वाले नहीं होंगे, जो पूर्णांक है उनका तो यहाँ पूर्व प्रतिबिंब होगा, लेकिन जो पूर्णांक वाले नहीं है उनका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ नहीं है, यानी कि वो छूट गए हैं, और छूट गए हैं, एक भी छूटा तो फलन आच्छादक नहीं होता, इसलिए फलन आच्छादक नहीं होगा। इसको भी उसी तरह से आप लिख सकते हो सेम, ठीक है, y बराबर क्या लिखोगे, fx, ठीक, और यहाँ y बराबर क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो x की जो इमेज आएगी, ठीक है, आप कह सकते हो कि y का पूर्व प्रतिबिंब प्रत्येक y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज x के रूप में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं है। आई बात समझ में, बोलो भाई। यहां पे जो इधर मिल रहा है वो केवल पूर्णांक मिलेगा, इधर से कोई भी नंबर ले लो, इधर क्या मिलेगा, पूर्णांक मिल रहा है, लेकिन जब दोनों रियल नंबर है तो इधर 1.2 भी है, 1 भी है, इसका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो 1.2 छूट गया, और छूट गया तो फलन आच्छादक नहीं रहा। क्लियर, बोलो भाई, आई बात समझ में, लिख लोगे। इनटू होगा, हाँ वेरी गुड, ऑन2 नहीं होगा तो इनटू होगा। किसी को कोई समस्या इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ। अच्छा आज क्लियर हुआ, चलो अच्छी बात है, अगर आज क्लियर हो गया तो चलो आ गया समझ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तीसरा हो गया,
फाइनल कर दिया इसको, चौथे पे आ जाओ। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर मॉड x, मॉड फंक्शन द्वारा प्रदत्त मापांक न तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। चल इसको भी देख लेते हैं, न तो एकाकी है और ना क्या है, आच्छादक है। तो y बराबर fx बराबर दे रखा है मॉड x, ठीक है। मॉड x डिफाइन आप कैसे करते हो, अगर मॉड x है तो आप इसको कहते हो कि माइनस x जब क्या हो, x इज लेस देन 0 और x जब x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल देखो, फिर इसको बता दूंगा कि लिखना कैसे। लिखने का तरीका वही x1 x2 बिलोंग्स टू r, क्लियर है, ठीक है। देखो क्या होगा, अगर मैं कह रहा हूं कि आप f ऑफ -1 निकालो, तो आप कह रहे हो कि इस डिफिनेशन के अनुसार अगर यहां हम लिखते हैं निगेटिव है तो एक माइनस अपनी तरफ से और ये -1 ऑलरेडी है, ठीक। तो ये क्या मिल गया, 1 मिला। अगर मैं कह रहा हूं कि f ऑफ 1 निकालो, तो आप कह रहे हो कि ये तो पॉजिटिव है, ये 1 आ गया। यानी कि अगर इस r और इस r में हम f कनेक्ट कर रहे हैं तो -1 और 1 और दोनों की इमेज हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो ये 1 1 नहीं है, इतना भी लिख दोगे तो सही हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता, ठीक। बस इस तरह से 2 लाइन लिखो, ठीक। और यहां से आप दिखा सकते हो कि -1 नॉट इक्वल टू 1, ठीक। जब ऐसा है तो 1 1 नहीं है, बोलो मेनी 1, हाँ वेरी गुड। बताओ भाई, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, ऑन टू की, ठीक है। इसको आप लिखना चाह रहे हो तो ऐसे x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, r, fx1 बराबर fx2, ठीक है। तो यहां लिखोगे x1 मॉड बराबर x2 मॉड और यहां से लिख दोगे x1 नॉट इक्वल x2। लिखने का तरीका तो बहुत आसान है, क्लियर। चलो जब ये हो गया ऑन टू के लिए, अगर हम ऑन टू की बात करते हैं तो fx बराबर क्या है, तो आप कह रहे हो कि मॉड x है, क्लियर। तो अगर हम मान ले रहे हैं कि y जो है, या a मान लो, आप कुछ भी कोई एक नंबर मान लो कि बिलोंग कर रहा है r में, और a क्या है, धनात्मक है, a क्या है, धनात्मक है, क्लियर। तो a जो है धनात्मक है और ये कहां पे आपने मारा है, ये सह प्रांत में, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, fx होगा। अगर a से कंफ्यूजन है तो आप y मान के चलो, जो अभी तक मान के लगा रहे थे हम लोग, अब सही है। तो y बराबर fx है, तो y बराबर क्या है, मॉड x है। तो आप कह सकते हो कि यहां से अगर हम मॉड हटाएंगे तो x बराबर हमें y और -y दोनों मिलेगा, क्योंकि y का भी मॉड निकालोगे तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, माइनस का भी निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और प्लस का निकालोगे तो प्लस ऑलरेडी आएगा, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर y निगेटिव है, y ऋणात्मक हो जाए, ध्यान से देखो, ये बिलोंग करे r में, यानी कि सह प्रांत, ठीक है। तो आप कहोगे कि y बराबर fx, ठीक है, और y बराबर मॉड x। क्या ये पॉसिबल है, किसी संख्या का अगर आप मॉड निकालो और निगेटिव है तो ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है, निगेटिव हो ही नहीं सकता। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये r है, ये r है, ठीक है। यहां -1 है, +1 है, तो इधर आपने 1 लिया था, -1 भी ले लो। तो इसका इमेज आपने निकाला तो 1 आया, इसका भी इमेज निकाला तो 1 आया। क्या इधर कोई निगेटिव इमेज मिलेगी आपको, मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन ही क्या है, मॉड x। हमेशा जो भी निगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। यानी कि इधर प्लस माइनस दोनों है, इधर भी प्लस माइनस दोनों है, लेकिन इधर का प्लस प्लस से और माइनस भी किससे जुड़ा है, प्लस से। तो इधर माइनस वाला बचा रह गया कि नहीं रह गया, यानी कि इसके लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। और जब पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं है। बोलो, आई बात समझ में,
जल्दी बताओ, समझ में आई बात कि नहीं? किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो। नहीं आया, ठीक। हाँ, निगेटिव वैल्यू अगर आप इधर ले रहे हो तो वो किसी की इमेज नहीं है, यानी कि ये छूट गया, ये किसी से नहीं जुड़ा। और जब किसी से नहीं जुड़ा तो मतलब फलन हमारा अंतःक्षेपी हो गया, आच्छादक नहीं रह गया। नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझो। अगर ये वाली डिफिनेशन आप लगाते हो तो यहां माइनस भी रखोगे तो क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। यानी कि इधर की कोई भी संख्या जो भी होगी वो किससे जुड़ेगी? केवल और केवल प्लस वालों से। और जब प्लस वालों से जुड़ेगी तो इधर के माइनस वाले बचे रह जाएंगे, और जब बचे रह जाएंगे तो वही तो पढ़ते हो कि अगर एक भी छूट गया तो आच्छादक नहीं रहा, तो आच्छादक नहीं रहा भाई। आप सोच के देखो। हाँ, N2 है, अंतःक्षेपी है। बताओ, किसी को प्रॉब्लम है? अब बताओ, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। आ गया? क्लियर है? जिन लोगों को नहीं आया था उनकी बात कर रहा हूं, वो बता दें आ गया तो आगे बढ़ा जाए। नो प्रॉब्लम, ठीक। चलो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें समझ लेना, सेम क्वेश्चन है ऐसा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा भी हो गया। चलो पांचवें पे आ जाओ, पांचवें पे आ जाओ भाई। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सब अच्छे क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। ठीक, चलो पांचवा क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f फ्रॉम R टू R। ठीक है, तो इसको जो है क्या बोलते हैं? चिन्ह फलन लिखा हुआ है, सिग्नम बोला जाता है, सिग्नम फंक्शन है। और जिनको नहीं पता होगा वो जान लो कि सिग्नम फंक्शन जो होता है, ठीक, इसको आप मॉड x अपॉन x लिखते हो, इसी चीज को ये लिख सकते हो, और इसी को ओपन किया गया तो ये लिखा गया। ठीक है, अगर x जो है 0 से बड़ा है तो 1 है, x अगर 0 है तो 0 है, x अगर 0 से छोटा है तो ठीक, तो ये -1 है, निगेटिव है। आई बात समझ में? N2 की पहचान क्या होती है? 1 2 नहीं होता, बस यही पहचान होती है। ठीक, चलो तो इस क्वेश्चन की बारी है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, कह रहा है कि R से R है। कहां से कहां है? R से R है, एक R दूसरा R, -2 -1 0 1 2 3 4, कुछ भी ले, इधर भी ले, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, कुछ भी ले। यहां से यहां तक जुड़ा हुआ है सिग्नम फंक्शन से। कह रहा है कि x जब 0 से बड़ा है तो वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये सारे जितने दिख रहे हैं आपको, 1 किससे जुड़ेगा? 1 से। 2 किससे जुड़ेगा? 1 से। 3 किससे जुड़ेगा? 1 से। 4 किससे जुड़ेगा? 1 से। सब किससे जुड़ेंगे? 1 से, इस वाले से। जैसे ही x 0 से बड़ा हुआ सब किससे जुड़ेंगे? 1 से। क्लियर? 0 हुआ तो 0 से जुड़ेगा, ठीक, और छोटा हुआ तो -1 से, तो ये जुड़ेगा -1 से, ये जुड़ेगा -1 से। तो आप बताओ कि इधर कोई भी संख्या हो प्रांत में, वो केवल इन्हीं 3 से जुड़ सकती है, 1 से, -1 से और 0 से। तो बताओ क्या फंक्शन जो है 1 1 है? जल्दी बताओ, 1 1 होगा? जल्दी बताओ। 1 1 नहीं है, वेरी गुड, 1 1 नहीं है। क्या ऑन टू होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सब के सब बचे रह गए, इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला आपको। देख लो, केवल इधर कितने जुड़े हैं? 3, -1 0 और 1, इसके अलावा कोई भी नहीं जुड़ा, कोई भी इमेज नहीं है। कोई भी इमेज नहीं है तो इनका प्री इमेज भी इधर नहीं होगा। क्लियर? इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा, ना तो 1 1 होगा और ना ऑन टू होगा, तो क्या होगा? मेनी 1 इन 2 होगा। पूछ ले कि प्रूफ कीजिए कि मेनी 1 इन 2 है, तो भी आप यही प्रूफ करो। ठीक है, आई बात समझ में? हो जाएगा?
ना तो 1 1 है और ना तो ऑन टू है। वेरी गुड। चले आगे, समझ में आ गई बात? चलो कोई बात नहीं, आप लेट हो गए तो फिर से देख लेना, वीडियो पड़ी रहेगी, यहां से पढ़ लो। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लीजिए कि ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, एफ ये दिया हुआ है, ए से बी तक फलन क्या है? एकाएकी है। इसमें क्या है भाई? देखो ये ए है, ये बी है, ये 1 2 और 3 है, ए बी, ठीक है, यहां से यहां तक एफ है, 4 5 6 7 जोड़ दो। 1 का 4 से, 1 का 4 से जुड़ गया, 2 का 5 से, 2 को 5 से जोड़ दो, ठीक है, 3 को 6 से जोड़ दो, जुड़ गया, बस 7 छूट गया। तो बताओ एक का एक से रिलेशन है तो फलन कैसा है? 1 1 है। बोलो। अकॉर्डिंग टू 1 1 एवरी इमेज का प्री इमेज बनना होता है, नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑन टू, आप जो बोल रहे हो अकॉर्डिंग टू ऑन टू, ठीक है। 1 1 के लिए एक का एक से होना चाहिए, 1 1 है, क्लियर। चलो आगे बढ़ो। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक स्थिति में बतलाइए क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क, लिख लो। सातवां क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आठवें पे आ जाओ। चलो आठवां क्वेश्चन अच्छा है, बता देता हूं। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए बी बराबर बी ए, यानी कि जो पहले लिखा है वो बाद में जाएगा और जो बाद में है वो पहले लिखा जाएगा। एक आच्छादी एकाकी आच्छादी फलन है, यानी कि 1 1 और ऑन टू दोनों है, बाइजेक्टिव है, क्लियर। चलो तो हम इसको लगाने के लिए देखो, एक्चुअल में अभी तक का जो था ना क्वेश्चन, उसमें एलिमेंट हुआ करते, एक सिंगल सिंगल आपको दिख रहे थे, एक समुच्चय इधर एक उधर। इसमें जो है क्रमित युग्म है, क्योंकि कार्तीय गुणन के रूप में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन अच्छा है इसलिए आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इसलिए क्या कर रहा हूं, बता देता हूं, सुनो। चलो तो इसको लगाते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन था देखो क्या था, अभी तक जो क्वेश्चन था इधर एक समुच्चय होता था, एक समुच्चय इधर होता था, लेकिन अब की बार क्या है, कार्तीय गुणन के रूप में है, यानी कि क्रमित युग्म के रूप में। तो क्वेश्चन देख लो, ठीक। तो हमें कह रहा है कि एफ फ्रॉम जो है क्या है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, यहां से यहां तक, तो ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है, ये दिया हुआ है। और एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स नहीं दिया हुआ है, एफ ए कॉमा बी दिया हुआ है, ए कॉमा बी क्या दिया हुआ है, बी कॉमा ए क्रमित युग्म के रूप में आपको मिल रहा है। तो ए जो होगा ए से होगा, समुच्चय ए से होगा, और बी जो होगा वो कहां से होगा, समुच्चय बी से होगा। चलो तो अगर इसकी हम बात करते हैं, तो हम मान लेते हैं, देखो एकाएकी के लिए, पहले एकाएकी के लिए देखते हैं। एकाएकी के लिए तो क्रमित युग्म के रूप में मान लो आप A1 B1 इस तरह से मानते हो, और क्या है A2 B2, ये दोनों कहां बिलोंग कर रहे हैं, A क्रॉस B में, यहां बिलोंग कर रहे हैं प्रांत में, ये कहां बिलोंग कर रहे हैं, प्रांत में, क्लियर, ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं प्रांत में। तो अगर हम Fx1 जो आप निकालते हो बराबर Fx2 निकालें, ठीक है, तो वही वाला कार्यक्रम सीधा ये जो वैल्यू दी है इस पे रख, तो अगर ये आप रखते हो तो देखो पहले क्या आएगा, यहां पे रखोगे तो B1 A1 मिलेगा, जो बाद में है वो पहले लिखा जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के इस लाइन को मुझे ऐसे लिखना चाहिए था। देखो
ये चीज लिखना चाहिए। क्लियर, ध्यान से समझो। ये हमने क्रमित युग्म के रूप में माना है क्योंकि हमें उसी फॉर्मेट में f दिया हुआ है। तो इनका इमेज बराबर कर दें और ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो हम कहेंगे कि 1 1 है। क्लियर, चलो तो ये होगा। और इधर क्या होगा, B2 और A2। तो जब संबंध पढ़ा था तो याद करो कि दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं। तो बराबर होने के लिए जब पहला घटक जो है पहले के बराबर और दूसरा घटक किसके बराबर, दूसरे के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यहां से हम कह सकते हैं क्या कि B1 बराबर क्या होगा, B2 होगा, और क्या होगा, A1 बराबर A2 होगा। बताओ, B1 बराबर B2 होगा और A1 बराबर क्या होगा, A2 होगा। यानी कि एक ही से जुड़ रहा है, या दो मान के चल रहे हो तो दोनों की सेम इमेज है, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। क्लियर, A1 बराबर A2 जब हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्रमित युग्म वाली जो प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो B1 A1 बराबर B2 A2, तो पहला पहले के बराबर होना चाहिए और दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए। और जब ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं क्या कि A1 B1 बराबर A2 B2। बताओ, होगा ऐसा? इसी को रीअरेंज कर दिया, अगर ये बराबर है तो ये भी क्या है, बराबर है, क्योंकि ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये बराबर होगा। और जब ऐसा है तो फलन कैसा है, 1 1 है। बोलो कितने लोगों को नहीं समझ में आया? क्लियर है? जल्दी बताओ। चले आगे। ठीक, अब ऑन टू की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि B कॉमा A, देखो एक्चुअल में जो था FAB जो है ये हमें B कॉमा A के रूप में मिल रहा है फॉर्मेट, ये इमेज है। तो ये कहां बिलोंग करेगा, तो B कॉमा A जो होगा ये बिलोंग करेगा B क्रॉस A में, करेगा सप्रांत, यही तो बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहां से B बिलोंग करेगा B को और A बिलोंग करेगा कहां, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि A कॉमा B जो है वो बिलोंग करेगा A क्रॉस B, होगा ऐसा? बताओ बोलो भाई, होगा ऐसा? तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए ये यहां उपस्थित है, और जब उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि B कॉमा A का पूर्व प्रतिबिंब A कॉमा B प्रांत में उपस्थित है। और जब उपस्थित है तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू। देख लो, बोलो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आच्छादक नहीं है, ये कैसे हो गया? आच्छादक है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो है क्रमित युग्म की प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्लियर? क्लियर है बात? हो जाएगा, ऑन टू है, ठीक। नोट कर लेना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपके एग्जाम में, आया भी है पहले। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया, ये ऑन टू हो गया। चलो आ जाओ, 8 हो गया। नौ 10 11 12, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं, इसके आगे फिर आपसे अगली क्लास में बात होगी। तब तक सभी को बाय बाय।